हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द अवेयरनेस पोस्ट में। दोस्तों, अभी हाल ही में क्या हुआ कि सरकार ने एक समिति गठित की है वन नेशन वन इलेक्शन पे विचार करने के लिए कि क्या अभी ये सही समय है एक राष्ट्र एक चुनाव कराने के लिए। और इस समिति की अध्यक्षता करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। और आपने ये भी सुना है कि सरकार ने संसद की विशेष सत्र बुलाया है जो लगभग 18 से लेके 22 सितंबर के तक होगा। और ये लोग 5 दिन का विशेष विशेष सत्र है। और इसमें क्या डिस्कशन हो गया अभी ये ठीक से डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं। लेकिन जहाँ तक ये उम्मीद लगाया जा रहा है, जब से ये बात आई कि वन नेशन वन इलेक्शन संबंधित एक समिति का गठन किया गया पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अध्यक्षता में, तब से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद सरकार ऐसे ही मुद्दे कुछ वन नेशन वन इलेक्शन संबंधित कुछ विचार विमर्श करे और उस पर कोई निर्णय ले। तो आइए जानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन एक्चुअली है क्या। ओके, देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब ये है कि जब लोकसभा का आम चुनाव होता है ना, तो उसी के साथ साथ राज्यों का भी चुनाव हो जाए, मतलब स्टेट्स का भी चुनाव हो जाए। तो ऐसा ही इसी को मतलब सरकार यही ऐसा ही कुछ करना चाह रही है और इसी को कह रहे हैं एक राष्ट्र एक चुनाव। देखिए, अभी क्या होता है कि भारत में लगभग 28 राज्य हैं और 28 राज्यों में अलग अलग समय पे चुनाव होते हैं। तो आप देखते हैं कि भारत लगभग हर साल चुनाव में व्यस्त रहता है। कभी किसी राज्य का है, कभी किसी राज्य का है, तो कभी लोकसभा का है, मतलब पूरे भारत का है। अभी जो 2024 में पता है आपको कि लोकसभा का आम चुनाव होने वाला है। और इसके साथ साथ कुछ और राज्य हैं, जैसे आपका ये हो गया राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और झारखंड हो गए, मध्य प्रदेश हो गया। इन सब का भी चुनाव होने वाला है। और उसके अगले साल आप देखोगे तो फिर महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का भी, ये झारखंड का भी चुनाव होने वाला है। तो कहीं ना कहीं आप देखते हो कि लगातार चुनाव होने की वजह से देश का जो मतलब कई सारी चीजें हैं, चाहे सरकार की पॉलिसी कह लीजिए, चाहे विकासात्मक गतिविधियां कह लीजिए, कहीं ना कहीं बाधित होती है। तो आइए एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित सभी पहलुओं को समझते हुए उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पहलुओं को भी देखेंगे। साथ ही साथ ये देखेंगे कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो संविधान में क्या क्या बदलाव करने पड़ेंगे, क्या क्या बदलाव जो कानून है चुनाव से संबंधित, जैसे जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951-52 और भी जो अदर दूसरे कानून है उसमें क्या क्या बदलाव करने पड़ सकते हैं। देखिए, तो आप न्यूज़ तो जानते ही हैं, जान ही गए हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन क्या है? यह एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा का तात्पर्य है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का जो चुनाव है वो एक साथ कराया जाए, ताकि 5 साल में फिर कोई भी चुनाव होने को न रह जाए। एक बार एक चुनाव, एक बार सारे चुनाव हो जाए, सभी राज्यों के चुनाव और लोकसभा के चुनाव, तो शांति से राज्य सरकारें अपना 5 साल तक काम कर सके और जनता भी व्यर्थ में न उलझी रहे चुनाव में, और कोई विकासात्मक गतिविधियां जो है वो चुनाव के कारण न रुकने पाए। देखिए, ये एक राष्ट्र एक चुनाव का मुद्दा जो अभी चल रहा है ये कोई नया नहीं है। अगर आप देखेंगे, जब भारत का पहला आम चुनाव हुआ था 1951-52 में, तो इस जब ये हुआ था तो इस समय भी आम चुनाव के साथ साथ सभी राज्यों का भी चुनाव हुआ था। इसी तरह 1957 में हुआ, 1962 में भी और 1967 में भी। यानी 1952 से लेके 1967 तक लोकसभा और सभी राज्यों का चुनाव लगभग एक साथ होता था। देखिए, इसका रीजन एक था कि केंद्र में कांग्रेस हुआ करती थी और कहीं ना कहीं राज्यों में भी लगभग सभी राज्यों में भी कांग्रेस का प्रभाव रहता था। लेकिन 1967 के बाद, यानी 68 और 69 में जो क्षेत्रीय सरकारें हैं ना, राज्य सरकारें, उनका थोड़ा सा बिगड़ने लगा, क्योंकि सरकार का जो क्षेत्रीय दल थोड़ा उभरने लगे और कांग्रेस का प्रभाव कम होने लगा। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार में तालमेल न बैठने की वजह से राष्ट्रपति शासन लगाए गए कई जगह पे। तो इस वजह से वहाँ का जो एक साथ जो चुनाव होते थे, ये प्रणाली ही बिगड़ गई और उसकी वजह से ये चीज़ें आज तक बहाल नहीं हो पाई कि एक राज्य का मतलब सभी राज्यों का और केंद्र का चुनाव एक साथ करा दिया जाए। केंद्र मतलब लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, तो अब फिर से वही कोशिश की जा रही है कि सभी राज्यों का चुनाव लोकसभा के आम चुनाव का कर दिया जाए। लेकिन देखिए, इसके जो कुछ समर्थक में जो अपना तर्क देते हैं कि क्यों वन नेशन वन इलेक्शन कराना चाहिए, पूरे राज्यों का और लोकसभा का आम चुनाव एक साथ क्यों कराना चाहिए, उसके तर्कों को देखते हैं। देखिए, तर्क ये देते हैं कि खर्च में कमी आएगी, खर्च में कमी आएगी। तो आपको पता है कि जब चुनाव होता है तो इतनी ज़्यादा खर्चा होता है कि इसका हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है, क्योंकि
क्योंकि जो पार्टियां होती हैं वो अपना कोई खर्चा जो कितना उन्होंने किया है ऐसा कोई उन्होंने ब्यौरा ब्यौरा नहीं देती, और इस वजह से पता तो नहीं चल पाता। लेकिन अगर 2019 का जो आम चुनाव हुआ था उसमें लगभग 610 राजनीतिक पार्टियों ने भाग लिया था, और 9,000 कैंडिडेट खड़े हुए थे। कुल लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ, कितने कैंडिडेट थे? 9,000, और 610 पार्टियां थी। राजनीति नेशनल पार्टी तो आप जानते ही हैं, जैसे बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, बाकी क्षेत्रीय पार्टियां भी, सपा, बसपा और दक्षिण की जितनी पार्टियां हो गई, इन सब के साथ कई ऐसी पार्टियां हैं जिन्हें हम नहीं जानते। कुल मिला के 610 पार्टियां लगभग, और 9,000 कैंडिडेट, और 2019 के चुनाव में जो खर्चा आ रहा है वो लगभग 60,000 करोड़ रुपया है। 60,000 करोड़ रुपया 2019 के चुनाव में खर्चा हुआ है, जो सिर्फ के लोकसभा का चुनाव था। हालांकि ये जो 60,000 करोड़ रुपए मैं डाटा दे रहा हूँ ये एडीआर ने दिया है, कोई पार्टी ने नहीं बताया, पार्टी ने अपना डिस्क्लोज नहीं किया है, ये एडीआर ने दिया है। ये एडीआर एक संस्था है। तो सोचिए कि अगर पार्टी डिस्क्लोज करती या अपना ईमानदारी से तो कितना बड़ा ये आंकड़ा होता। जाहिर सी बात है सारी पार्टियां अपने खर्चे को कभी रिवेल नहीं करती। तो साथ ही साथ लॉ कमीशन ने भी इसका इसी वजह से कहा है, सजेस्ट किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। तो माना जा रहा है कि एक साथ चुनाव कराने से खर्चे में कमी आएगी। तो जब एक लोकसभा के चुनाव में 60,000 का खर्चा आया होगा, 60,000 करोड़ रुपए का खर्चा आया होगा, तो सोचिए 28 राज्य और भी हैं। जब इनमें अगर एक राज्य का चुनाव जानते हैं कितना भयंकर तरीके से लड़ा जाता है, तो इन सब में कितना खर्चा हर साल होता होगा। तो हर साल चुनाव में कितने पैसे खर्चे होते हैं, इससे बचने के लिए अगर एक ही बार में चुनाव करा लिया जाए, यानी अगर यही 60,000 रुपये खर्चा करके लोकसभा का भी चुनाव हो जाता और जो 28 राज्य हैं इनके भी चुनाव हो जाते, और 5 साल बिल्कुल देश में चुनावी माहौल न बनता, शांति रहती, ताकि सरकारें अपना आराम से कार्य करती। और दूसरा तर्क ये है कि बेहतर सुशासन सुनिश्चित हो सकेगा। अब दूसरा इसका मतलब ये है कि जब निर्वाचित सरकार एक बार चुन ली जाएगी तो 5 साल तक बिना चुनाव का प्रचार के चक्कर में पड़े शांति से कार्य करेगी। अब ऐसा होता है कि मान लीजिए लोकसभा का चुनाव हुआ, एक पार्टी जीत गई, एक उन्हें सरकार बना लिया, लेकिन पता चला कि अगले साल यूपी का चुनाव है। अब चूंकि केंद्र का जो पार्टी केंद्र सरकार बनाई है वो भी चुनाव लड़ेगी यूपी में। अब केंद्र में लगे जो बड़े नेता है अब वो लग गए हैं यूपी के चुनाव में। यूपी का चुनाव खत्म हुआ तो अगले साल बिहार का चुनाव है, फिर महाराष्ट्र का चुनाव है, फिर तमिलनाडु का चुनाव है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि जो केंद्र सरकार है, जो लोकसभा का चुनाव जीत के आई है, वो राज्य सरकार मतलब अपने सरकारी काम पे, प्रशासन पे उतना ज्यादा फोकस नहीं करती जितना उसको करना चाहिए, क्योंकि उसको अपने क्षेत्रीय चुनाव को भी जीतना होता है। तो इसीलिए तर्क दिया जा रहा है कहीं ना कहीं अगर एक साथ राज्य और केंद्र का चुनाव होके खत्म हो जाएंगे तो 5 साल राज्य सरकारें भी अपना बेहतर प्रशासन चलाएंगी और ये केंद्र सरकार भी। दूसरी बात ये कि जब चुनाव की घोषणा हो जाती है जिस डेट से, उस डेट से लग जाती है आचार संहिता। अब इसके कारण क्या होता है कि आचार संहिता के कारण सरकार ना कोई नए अपना पॉलिसी बना सकती है, ना कोई नया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अनाउंस कर सकती है, ना ही कोई स्कीम जारी कर सकती है। तो मतलब जब तक चुनाव खत्म ना हो जाएगा तब तक आदर्श आचार संहिता के कारण सुशासन प्रशासन जो नए कुछ होने चाहिए नीतिगत व्यवधान उत्पन्न होते रहते हैं और कहीं ना कहीं प्रशासन में बाधा उत्पन्न होती है। अब ये कोई एक बार की तो बात तो है नहीं, हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव रहता है, तो हर साल किसी न किसी राज्य का प्रशासन बाधित होता है। दूसरा तर्क ये दिया जा रहा है कि मतदाताओं को सुविधा होगी। मतदाताओं को क्या सुविधा होगी? ये सुनिश्चित हो सकेगा कि मतदाता को कई दौर के मतदान का सामना नहीं करना पड़ेगा। अच्छा देखिए, जैसे वर्ल्ड कप होता है ना क्रिकेट का, तो सबको कितना मजा आता है उसको देखने में, लेकिन वहीं आईपीएल होता है, नहीं मजा आता, लोग नहीं देखते उतना जितना वर्ल्ड कप वगैरह में इंटरेस्ट लेते हैं। क्योंकि जब कोई चीज़ कभी कभी होती है ना तो वो अच्छी लगती है, उसमें आदमी इंटरेस्ट लेता है, लेकिन जब रोज वही चीजें लगी रहती है तो आदमी ऊब जाता है। अपना एक तो ना तो अपना वो कार्यभार छोड़ के जाएगा वोट करने, और ना ही वो उसमें इंटरेस्ट लेगा, उसको लगता है यार ये तो रोज का काम हो गया है, और रोज चुनाव चुनाव चुनाव, कभी प्रधानी का चुनाव तो कभी राज्य का चुनाव तो कभी लोकसभा का चुनाव। इसलिए कहीं ना कहीं जो देखते हैं आपकी वोट शेयर मात्र 60% रहे, वोट परसेंट जो वोट पड़ते हैं कभी 60% पड़े, कभी 50% पड़े, कभी 60% पड़े।
अगर ऐसा होता है, इनके समर्थकों का मानना है, ये अगर एक साथ राज्यसभा और लोकसभा मतलब सॉरी राज्यसभा नहीं, राज्यों की विधानसभाओं और लोकसभा का चुनाव जब एक साथ होंगे तो लोग बढ़ चढ़ के उत्सुकता के साथ हिस्सा लेंगे, क्योंकि उन्हें अगले 5 साल तक इसमें नहीं उलझना पड़ेगा और तब वो अपने मुद्दों को ध्यान में रख के भी इसमें बेहतर से चढ़ बढ़ के हिस्सा लेंगे। चौथा है, जो तर्क ये आता है कि इससे सुरक्षा चिंताओं में कमी आएगी। देखिए, सुरक्षा चिंता क्या है, इसमें कई चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कि जब भी चुनाव आता है तो एक ध्रुवीकरण का माहौल शुरू हो जाता है ना? उसको सामाजिक ध्रुवीकरण और सामाजिक द्वेष की भावना धर्म, जातियों में ये राजनीतिक पार्टी ऐसा करती हैं, अपना चुनाव जीतने के लिए ऐसा करती हैं। तो कहीं न कहीं माना जा रहा है कि इससे जो एक सुरक्षा संबंधी चिंता उभरती है, दंगा, फसाद, लड़ाई झगड़े की, कहीं न कहीं उसमें कमी आएगी, क्योंकि जब 5 साल चुनाव के माहौल रहेगा नहीं तो लोग सरकारें भी ऐसा, पार्टियां भी ऐसा नहीं करेंगी, चाहे पक्ष को हो चाहे विपक्ष को हो। दूसरी चीज़ ये कि जो चुनाव होता है ना, वो उसमें बहुत सुरक्षा की ज़रूरत होती है चुनाव कराने के लिए। चाहे उनके कैंडिडेट्स की सुरक्षा की बात हो, चाहे पोलिंग बूथ की सुरक्षा की बात हो। आपको पता है जब चुनाव होता है तो कितनी बड़ी मात्रा में आर्मी और केंद्रीय सुरक्षा बलों का डिप्लॉयमेंट यहाँ से वहाँ होता है, ताकि शांति से और बिना लड़ाई झगड़े के, बिन पारदर्शी रूप में चुनाव कराए सके। फोर्सेस का हर साल चुनाव की वजह से यहाँ से वहाँ मूवमेंट होता है, वो भी कम रहेगा, नहीं होगा 5 साल तक। दूसरा है कि समानता का अवसर। अब इसमें क्या है कि चुनाव में निष्पक्षता और पारदर्शिता को बढ़ावा देते हुए सभी दल उम्मीदवारों के लिए समान अवसर प्रदान होंगे जब एक साथ चुनाव किए जाएंगे। अगली चीज है कि शिक्षा पर प्रभाव में कमी आएगी। अभी देखिए, होता क्या है कि जब चुनाव होता है स्कूलें बंद कर दी जाती हैं, क्योंकि ज़्यादातर चुनाव तो स्कूलों में ही होता है, बच्चों के स्कूलों में, और साथ ही साथ जो टीचर होते हैं उनको चुनाव कार्य में लगा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं देखिए तो शिक्षा भी पूरे देश को अगर देखेंगे तो हर साल किसी न किसी राज्य की शिक्षा प्रभावित होती रहती है चुनाव के कारण। बहुत ज़्यादा व्यस्तता भी रहती है ना, तो एक माहौल अलग रहता है, पढ़ाई लिखाई का माहौल भी नहीं हो पाता, शिक्षा भी बिजी रहते हैं। देखिए, इसके विपक्ष में है, वो तर्क देते हैं कि इससे संघीय व्यवस्था के प्रभाव में कमी आएगी। ये कैसे? देखिए, जो स्टेट होता है, राज्य, वो देखता है राज्य के मुद्दे को, यानी राज्य सूची में जो चीज़ें शामिल हैं उससे संबंधित स्टेट कानून बनाता है और उसको लागू करता है। तो कहीं ना कहीं जो स्टेट होता है वो क्षेत्रीय मुद्दों को देखता है, और जो केंद्र होता है वो केंद्रीय या कह लीजिए राष्ट्रीय मुद्दे को देखता है। तो जब चुनाव होता है ना, अगर आप देखिए कि एक व्यक्ति केंद्र के समय में, जब केंद्र का लोकसभा का चुनाव होगा तो किसी और पार्टी का सपोर्टर हो जाता है, और जब स्टेट का चुनाव होता है तो किसी और पार्टी का सपोर्टर हो जाता है। उसका रीजन यही है क्योंकि वो ये चीज़ समझता है कि केंद्र में जिसकी सरकार बनेगी वो किन मुद्दों को देखेगा, तो कैसी विचारधारा वाली सरकार बननी चाहिए, वो अपना विचार बना के वोट करता है। और जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उसकी ज़रूरतें अलग होती हैं, उसके विषय अलग होते हैं, सरकार अलग तरीके से काम करती है अलग चीज़ों के लिए जो क्षेत्रीय स्तर पे जरूरी होते हैं। तो वोटर जो है उसको ध्यान में रख के वोट करते हैं। तो कहीं ना कहीं जब लोकसभा और राज्यसभा का लोकसभा और स्टेट के चुनाव साथ में होंगे तो माना जा रहा है कि चूंकि केंद्र के पास ज़्यादा ताकत होती है, ज़्यादा संसाधन होते हैं, और वो लोगों को प्रभावित करने के लिए उसके पास ज़्यादा तर्क होते हैं, ज़्यादा मुद्दे होते हैं। तो कहीं ना कहीं केंद्र जो है राज्य के जो मुद्दे हैं ना उसको छुपा देगी, कहीं ना कहीं उसके आगे केंद्र के मुद्दों के आगे राज्य के मुद्दे दब जाएंगे, क्षेत्रीय मुद्दे दब जाएंगे। ठीक, तो कहीं ना कहीं जो संघीय व्यवस्था का प्रावधान है कि 2 स्तरीय सरकार होगी, एक केंद्रीय स्तर पर कार्य करेगी और एक क्षेत्रीय स्तर पर काम करेगी। क्षेत्रीय स्तर पर काम करने वाली सरकार क्षेत्रीय मुद्दों को देखेगी और राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सरकार राष्ट्रीय मुद्दे देखेगी। तो ये विपक्ष का मानना है कि कहीं ना कहीं जो संघीय व्यवस्था का प्रभाव है ना उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी। स्थानीय मुद्दे पर चुनाव, जो जैसे इस पे लिखा है जो राज्य विधानसभा का चुनाव होते हैं वह स्थानीय मुद्दे पर होते हैं, और उन्हें केंद्रीय आम चुनाव के साथ जोड़ने से क्षेत्रीय विषय संबंधित मुद्दे पर असर पड़ेगा, यानी कमजोर पड़ सकते हैं। दूसरा तर्क यह है कि राष्ट्रीय पार्टियों का प्रभाव होगा। देखिए, राष्ट्रीय पार्टियां जैसे मान लीजिए कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई है, ये राष्ट्रीय पार्टियां हैं, इनके पास ज़्यादा संसाधन है। वहीं जो राज्य की पार्टियां हैं उनके पास कांग्रेस और बीजेपी से ज़्यादा संसाधन नहीं है चुनाव लड़ने के लिए।
तो कहीं ना कहीं जब राज्य विधानसभा और केंद्र सरकार में लोकसभा का जब चुनाव साथ में होंगे, तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो अपने संसाधनों का प्रयोग करके क्षेत्रीय पार्टियों को दबा देंगी। मतलब उनको कहीं ना कहीं वो हाशिए पे चले जाएंगे और चुनाव जीतने की प्रोबेबिलिटी उनकी बहुत कम हो जाएगी। भले ही वो नैतिक रूप से अच्छे हों, उनके वो अच्छी पार्टियां हों, फिर भी वो कमजोर पड़ जाएंगी। तीसरा तर्क ये दिया जाता है कि जो केंद्र सरकार है उसमें केंद्र सरकार है उसमें जो पार्टी है सरकार में, केंद्र सरकार में, उसके पास सारे सरकारी संसाधनों पर उसका नियंत्रण होता है। तो कहीं ना कहीं जो केंद्रीय पार्टी जो केंद्र सत्ता में है वो इसका फायदा राज्य विधानसभा के चुनाव में इसका फायदा ले सकती है और क्षेत्रीय सरकारों का जो हित है वो कहीं ना कहीं बाधित हो सकता है, जो क्षेत्रीय सरकार में जो पार्टियां हैं। उसके बाद जो वोटर हैं, जो वोट देते हैं, उनके अंदर भी एक द्वंद्व का भाव रहेगा कि राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों को इतना मिक्स कर दिया जाएगा कि वो थोड़ा सा डिसीजन लेने में कंफ्यूज हो जाएंगी कि हम राष्ट्रीय मुद्दे पर वोट करें या क्षेत्रीय मुद्दों पर वोट करें। और चूंकि भारत में अभी अशिक्षा का लेवल बहुत ज़्यादा है, रोज लोग राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से और इतना सशक्त नहीं हो सके हैं कि वो क्षेत्रीय और राष्ट्रीय मुद्दों में अंतर करके अपना निष्पक्ष और डिसीजन ले सकें, और कि राष्ट्र संबंधित जो मुद्दे हैं उसको अलग से डिसाइड करके वोट करें और क्षेत्रीय मुद्दों को डिसाइड करके अलग से वोट करें। और पांचवा जो दिया जाता है तर्क कि लोकतांत्रिक मूल्य भी प्रभावित होंगे। कैसे? ये कहा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं इसी से जुड़ा हुआ है कि लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ कि जनता द्वारा जनता का शासन, जनता द्वारा जनता का शासन मतलब कि जनता जो चाहती है उसके ऊपर उसी हिसाब से शासन हो। तो अगर मान लीजिए क्षेत्रीय मुद्दे कुछ और होते हैं, केंद्रीय मुद्दे कुछ और होते हैं, लेकिन जब केंद्रीय मुद्दे क्षेत्रीय मुद्दे पर हावी हो जाएगा तो जो पार्टी सरकार यहाँ बनाएगी, सपोज कीजिए, तो कहीं ना कहीं जो वोटर्स चाहते थे, कहीं ना कहीं इस पार्टी की विचारधारा का प्रभाव रहेगा राज्य सरकार पे। तो राज्य सरकार क्या काम करेगी, अपने इस मतलब अलग विचारधारा से काम करेगी, और क्षेत्रीय मुद्दे को हो सकता है कुछ और अलग विचारधारा चाहिए हो। तो कहीं ना कहीं जो लोग जनता की इच्छा है वो प्रभावित होगी इसकी वजह से। वन नेशन वन इलेक्शन ऐसा तर्क दिया जा रहा है कि मतदाताओं को एक साथ सभी मुद्दों से जुड़ने में संघर्ष करना पड़ सकता है, जिससे संभावित रूप से बिना जानकारी के विकल्प चुनने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने की संभावना हो सकती है। ओके, अब देखिए, अगर वन नेशन वन इलेक्शन अगर होता है तो प्रॉब्लम क्या क्या आएगी? तो कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, जैसे संविधान संशोधन करना पड़ सकता है, इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी। और संविधान, चूंकि वन नेशन वन इलेक्शन कराने के लिए सभी दलों का प्लस सभी राज्यों का समर्थन चाहिए, क्योंकि अगर संविधान संशोधन करना है, राज्य और लोकसभा का चुनाव एक साथ कराना, ये कहीं ना कहीं संघीय मुद्दे से जुड़ता है। और संघीय मुद्दे से जुड़ता है इसलिए इसमें कोई भी संशोधन करने, मतलब इसे जो कुछ प्रावधान है उसमें संशोधन करने के लिए एक तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया आपको पता है कि विशेष बहुमत से संसद इसको संशोधित करती है। साथ ही साथ राज्य सरकारों का भी अनुमोदन चाहिए, और साथ ही साथ सभी पार्टियां हैं ना, उनका भी समर्थन चाहिए। ये बहुत जटिल प्रक्रिया है कि सबको आप राजी कर पाए, सभी राज्यों को और सभी पार्टियों को। तो कहीं ना कहीं ये चुनौती है सरकार के पास। दूसरा यही संसदीय कानून भी है, इनमें भी संशोधन करने में दिक्कत आएगी कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव कराने की जो राज्य जनप्रतिनिधि अधिनियम है 1902 है, एक 1950 बना था, एक 1951 बना था। इसको आगे देखते हैं। तो इसमें भी संशोधन करने में, सबको साथ लाने में एक बहुत बड़ी चुनौती है। साथ ही साथ लॉजिस्टिक की चुनौती हो सकती है। लॉजिस्टिक का मतलब कि चुनाव कराने के लिए जो आप वो वोटिंग मशीन लाएंगे, उसकी संख्या बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि एक तो पूरे देश में एक साथ चुनाव होना है, पूरे देश में एक साथ चुनाव होना है। साथ चूंकि इसमें आम चुनाव भी है लोकसभा का और विधानसभा का भी चुनाव है, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको वोटिंग मशीन चाहिए, जैसे ईवीएम हो गया और वीवी पैट हो गया, ये बहुत बड़े लेवल पे चाहिए। तो ये भी एक चुनौती है कि इनको रखना, इनको पहले प्रोक्योर करना और बूथ तक ले जाना, फिर बूथ तक सुरक्षित रखना, चुनाव करवाना, फिर उनको सुरक्षित इकट्ठा कराना, ये बहुत बड़ी चुनौती है। अब देखिए, यदि एक राष्ट्र एक चुनाव लागू हो जाता है तो क्या क्या बदलाव करने पड़ सकते हैं कानूनों में और संविधान में। देखिए,
आपको पता है कि 2024 में आम चुनाव है और साथ ही साथ कुछ राज्यों के भी चुनाव है, जैसे राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, है ना, छत्तीसगढ़ भी। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये तो 2024 में इसके साथ ही चुनाव हो सकते हैं। लेकिन उसके जस्ट बाद झारखंड और महाराष्ट्र के भी है। अगर आपको एक साथ चुनाव कराने हैं तो या तो इनका जो चुनाव होना है अभी 2024 में, इनको या तो आप बढ़ा दो, ठीक, या तो इनका कार्यकाल आप बढ़ा दो, और जिनके चुनाव 1-2 साल बाद होने हैं उनका कार्यकाल घटा दो। यानी अभी 5 साल वो पूरे नहीं किए हैं तो उनका विघटन कर दो, या वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दो तब तक के लिए। ऐसा हो सकता है, तभी तो आप मान लीजिए 2024 में चुनाव कराना है। ओके, अब कुछ चुनाव अभी हुए हैं, उनका 5 साल पूरा होगा 2025 में, 26 में या 27 में, ठीक। और कुछ का 24 में पूरा हो रहा है, फरवरी में, ठीक, फरवरी में मान लीजिए, या फिर मार्च में मान लीजिए। तो अब जिनका मान लीजिए 5 साल पूरा हो चुका है, जिनका 5 साल पूरा हो चुका है, उनका कार्यकाल आप बढ़ा दीजिए कि 24 में ही इनका चुनाव कराएंगे। और जिनका 24 के बाद चुनाव होना है, उनको विघटित उन राज्यसभा को, उन राज्य विधानसभाओं को विघटित करके 2024 में उनका चुनाव करा लीजिए, ठीक। तो ये सब, चूंकि ये सब ऐसा करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, कानून में संशोधन करना पड़ेगा। ऐसे अब वही चीज़ है कि यहाँ लिखा हुआ है कि जिन राज्यों में अभी हाल ही में चुनाव हुए, या तो उनके कार्यकाल को घटा दिया जाए, या जिन राज्यों के चुनाव होने हैं वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, तब तक के लिए चुनाव ना कराए जाए, लोकसभा के साथ ही कराया जाएगा। साथ ही साथ लोकसभा के चुनाव को भी आगे बढ़ा दिया जाए। या मान लीजिए कि 15-20 ऐसे स्टेट हैं, 15-20 स्टेट हैं, मतलब अगर मान लीजिए ऐसे राज्यों की संख्या ज़्यादा है जिनका चुनाव 2025-26 में होना है, और चूंकि आपको पता है कि लोकसभा का चुनाव 2024 में ही होना है, तो ये बहुत ज़्यादा संख्या में है। 15-20 राज्य ऐसे हैं जिनको विघटित करके 2024 में ही कराना पड़ेगा। लेकिन अभी ये हाल फिलहाल में हुए हैं, इतने पैसे खर्चे हुए हैं, लोगों की इच्छाएं, अपनी इच्छा की तरफ वोट दिए हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी इच्छा का सम्मान न करना होगा और पैसे बर्बाद जाएंगे। एक विकल्प ये है कि जो 2024 में सरकार 5 साल अपना पूरा करेगी, तो चुनाव होना है, इसको चुनाव ना कराइए, 1-2 साल के लिए बढ़ा दीजिए, इनके साथ ही कराना। मतलब तब सारे जो राज्य अभी चुनाव होने उनको भी टाल दीजिए, लोकसभा के भी चुनाव भी टाल दीजिए, सब बढ़ा दीजिए, सबका डेट, और सब साथ में कराइए इनके साथ। तो ये करने के लिए भी कहीं ना कहीं संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल इन सब में क्लियरली लिखा है कि लोकसभा 5 साल से अधिक नहीं हो सकती, उससे पहले विघटित भले हो सकती है। तो अगर 5 साल से अधिक कार्यकाल बढ़ाना है तो आपको संशोधन करना पड़ेगा। यही हाल राज्य विधानसभाओं का है कि 5 साल तक ही उन्हें रहना, 5 साल से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, चुनाव कराना ही होगा, लेकिन 5 साल से पहले विघटित भले हो सकती हैं। साथ ही साथ जो पार्लियामेंट्री लॉ है, वही जो मैंने बोला, आरपीए, जनप्रतिनिधि अधिनियम, इसमें भी संशोधन करना पड़ेगा। और साथ ही साथ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग रूल, यानी संसदीय कार्यकारी जो नियम है, संसदीय प्रक्रिया नियम, उसमें भी कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्या बदलाव करने पड़ते हैं। देखिए, आर्टिकल अनुच्छेद 83 का 2 में लिखा है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक नहीं होगा, ठीक। अगर अनुच्छेद 43 के तहत संविधान में लिखा हुआ है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक नहीं होगा, बल्कि 5 वर्ष पूरे होते ही चुनाव करा लिए जाएंगे, तो फिर अगर आपको इसको एक्सटेंड करना है, 2024 में न करा के 25 में कराने, 26 में कराने हैं, तो आपको अनुच्छेद 83 में बदलाव करने पड़ सकते हैं, ठीक। हाँ, ये है, इसमें जो अधिकतम सीमा दी हुई है, ठीक, कि 5 वर्ष से ज़्यादा नहीं हो सकती। 5 वर्ष से पहले उसका विघटन भले हो सकता है, कभी कभी आप देखते हैं सरकार गिर जाती है, चुनाव हुआ और 102 साल बाद आपने पढ़ाई होगा, अटल बिहारी सरकार वगैरह, कई सरकारें ऐसी रही हैं जो गिर गई हैं चुनाव के 102 साल बाद। तो मतलब मैक्सिमम लिमिट है 5 साल। 5 साल से अगर ज़्यादा बढ़ाना है तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा आर्टिकल 83 में। उसी तरह अनुच्छेद 85 ये कहता है विघटन से मौजूदा सदन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और आम चुनाव के बाद एक नए सदन का गठन किया जाता है। तो अगर किसी को लोकसभा का विघटन हो जाता है, उसके बाद भी अब सरकार को जारी रखना है, तो भी, चूंकि विघटन के बाद तो सरकार का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, लेकिन सरकार के अस्तित्व को बनाए रखना है तो इसमें संशोधन करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद अनुच्छेद 172 का 1, ये भी राज्य विधानसभा संबंधित, जैसे ये लोकसभा का है ना कि 5 वर्ष से अधिक नहीं, वैसे ये राज्य विधानसभा है कि इनको भी 5 वर्ष से पहले भंग किया जा सकता है, लेकिन 5 साल के से आगे तक बढ़ाया नहीं जा सकता, 5 साल तक ही बनी रहेंगी। अब चूंकि जो राज्यसभा अभी 2024 से पहले उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है राज्य विधानसभाओं का, उनको 25-26 तक बढ़ाना है। वैसे राजस्थान का कि ले जाओ आगे, जो सब सारे राज्यों का एक साथ कराना है तो 25-26 तक आगे बढ़ा दो सबका, तो इसमें भी संशोधन करना पड़ेगा। वही हाल 174 का भी है, अनुच्छेद 174 का भी, जो 185 का 2 जो केंद्र के लिए था, वही राज्य के लिए है कि राज्यपाल को कैबिनेट की सहायता और सलाह से विधानसभा को भंग करने की शक्ति है। और ये लोकसभा का विघटन कौन करता है? राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद की सलाह से।
उसी तरह राज्यपाल की सलाह से ये विधानसभा का विघटन कौन करता है? राज्यपाल। लेकिन अब मान लीजिए ऐसा मुख्यमंत्री इसको सलाह देता है विघटन करने का, लोकसभा या राज्य विधानसभा का विघटन करने का सलाह दिया जाता है राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल को सॉरी। लेकिन उस मुख्यमंत्री का अगर बहुमत ही नहीं है, बहुमत पे संदेह है कि ये सरकार चला पाएंगे नहीं चला पाएंगे, तो राज्यपाल जरूरी नहीं है कि उनकी बात माने, बल्कि अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। ठीक, उसी तरह अनुच्छेद 356 है। अब 356 लगाने के जो नियम शर्तें हैं वो ये है कि वहाँ संवैधानिक विफलता हो जाए, है ना, किसी राज्य में संवैधानिक विफलता हो जाए तो वहाँ पे अनुच्छेद 356 लगाया जाता है। लेकिन अब चूंकि राज्य का कार्यकाल समाप्त हुआ है, उसे 5 वर्ष से अधिक बढ़ाया नहीं जा सकता, और अगर चुनाव नहीं कराएंगे, अब कार्यकाल उसका नहीं बढ़ा रहे हैं, चुनाव नहीं करा रहे हैं। सोचिए, अगर आप किसी राज्य विधानसभा का कार्यकाल 2024 में खत्म हो गया, अब आप सोच रहे हैं 25-26 में हम एक साथ सबका चुनाव कराएंगे, 24 चुनाव नहीं कराएंगे। अब चूंकि सरकार 5 वर्ष से ज़्यादा रह नहीं सकती और 24 का कार्यकाल खत्म हो गया, तो 25 तक जो 1-2 साल का गैप होगा, आप सोच रहे हैं वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। लेकिन राष्ट्रपति शासन लगाने का जो आधार, जो शक्ति है, वो संवैधानिक विफलता, ये सब चीज़ें हैं। कोई आधार तो बनता नहीं यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाने का। तो इसमें भी संशोधन करना पड़ेगा और ये डालना पड़ेगा कि मतलब ऐसी परिस्थितियों में भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ओके, अब देखिए थोड़ा सा आरपीए एक्ट की बात करते हैं कि जो हमने जनप्रतिनिधि अधिनियम पढ़े हैं कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 और 1951 में क्या है, दोनों में क्या अंतर है। देखिए आरपीए एक्ट का काम क्या था कि आप देखेंगे तो संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 339 तक निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख है ना। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त है। लोकतंत्र का अनिवार्य शर्त क्या है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हो। इसके लिए संविधान व्यवस्था किया गया है निर्वाचन आयोग की। स्वतंत्र, निष्पक्ष और तरीके से चुनाव का संचालन सुनिश्चित करने के लिए संसद को चुनाव प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए कानून बनाने का अधिकार है। 324 में आपको पता है निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। साथ ही साथ चुनाव की प्रक्रिया जो कैसी होगी वो संविधान में नहीं दिया है, बल्कि वो चुनाव की प्रक्रिया कैसी होगी इससे संबंधित कानून बनाने के लिए अधिकार किसको दिया गया था? संसद को। तो संसद ने 2 कानून बनाए, जनप्रतिनिधि अधिनियम, इसको कहेंगे जनप्रतिनिधि अधिनियम, आरपीए, मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट। अब इसमें देखिए अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 170 और अनुच्छेद 171, ये पता है लोकसभा संबंधित है, ये राज्य विधानसभा से संबंधित है और ये राज्य विधान परिषद से संबंधित है। अनुच्छेद 80 लोकसभा, अनुच्छेद 170 राज्य विधानसभा, अनुच्छेद 171 राज्य विधान परिषद में सीटों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या तय करते हुए आरपीए एक्ट 1950 में इन सीटों की वास्तविक आवंटन का प्रावधान करता है। देखिए क्या हुआ था कि 80 में कहा गया है कि लोकसभा कितनी सीटें होंगी? 550, जिसमें से 530 का चुनाव प्रत्यक्ष होगा और 20 जो होंगी 20 सीटें वो होंगी यूटी के लिए, यानी केंद्र शासित प्रदेश के लिए। और केंद्र शासित प्रदेश में किस तरह से चुनाव कराए जाने हैं ये छोड़ दिया गया था संसद के ऊपर। तो 20 सीटें छोड़ दी गई थी कि संसद अपना कानून बनाएगी केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी। जो सामान्य राज्य थे उसमें तो उन सब में पूरे भारत में 530 सीटों पे ये लिख दिया गया कि प्रत्यक्ष चुनाव होंगे, और 20 सीटें जो केंद्र शासित प्रदेश के लिए थी उनमें वो कैसी चुनाव की प्रक्रिया क्या आगी वो छोड़ दिया गया संसद के ऊपर। तो संसद ने 13 सीटें, मतलब जो जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें से 13 सीटों पर प्रावधान किया कि उसमें भी प्रत्यक्ष चुनाव होंगे लोकसभा के लिए। तो कुल मिला के, और 2 आपको पता है कि इसमें से 2 मनोनीत किए जाते थे। कौन था? एंग्लो इंडियन, जिसे 2020 में संविधान संशोधन करके रोक दिया गया है। तो कहीं ना कहीं कि जो अनुच्छेद 80 था ना लोकसभा के लिए 550 सीटें निर्धारित किया था अधिकतम। अब इसमें से कितना लागू करना है, कितने पे चुनाव होना है, वो अलग चीज थी। तो जो आरपीए एक्ट 1950 बना उसने सीटों की वास्तविक संख्या का आवंटन किया कितना? 545। आपको पता है 545 पे चुनाव होता है, इसमें 545 सीटें हैं। उसके बाद आरपीए एक्ट में एक तो हो गया सीटों की वास्तविक संख्या का आवंटन, दूसरा हो गया कि मतदाता की योग्यता क्या होगी, कौन मतदान कर सकता है, वही मतलब उसकी आयु वगैरह क्या होगी, भारत का नागरिक होना चाहिए वगैरह वगैरह। और मतदाता सूची कैसे तैयार की जाएगी, सीटें कैसे किस तरीके से भरी जाएंगी, परिसीमन आयोग, एक तो पता है आर्टिकल 82 में दिया है कि परिसीमन आयोग होगा, लेकिन उसकी प्रक्रिया क्या होगी ये आरपीए एक्ट में 1950 वाले बताया गया है। तो कहीं ना कहीं जो आरपीए जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 है वो चुनाव संपन्न होने से पहले जो व्यवस्था होती है कि सीटें निर्धारित करनी है,
मतदाताओं की योग्यता निर्धारित करनी है, मतदाता सूची तैयार करनी है, सीटें भरने की प्रक्रिया निर्धारित करनी है, परिसीमन आयोग कैसे होगी उसकी प्रक्रिया निर्धारित करनी है, वो सब आरपीए एक्ट 1950 में दिया है। और आरपीए एक्ट जो आरपीए ये जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 वाला है, उसमें देखिए क्या दिया है। ये चुनाव और उपचुनाव के वास्तविक संचालन को नियंत्रित करता है। यानी जब चुनाव होना है वो कैसे होगा, उसका प्रक्रिया क्या होगा, उसका प्रशासन कोर्स कैसा होगा, प्रशासनिक मशीनरी मतलब कौन लोग होंगे जो चुनाव अधिकारी के रूप में नियुक्त होंगे, उससे संबंधित प्रावधान जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में दिया गया है। और साथ ही साथ राजनीतिक दलों का जो पंजीकरण है वो भी जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत होता है। सदन की सदस्यता के लिए योग्यता अयोग्यता क्या होगी वो भी आरपीए एक्ट 1951 में दिया हुआ है। साथ ही साथ कोई व्यक्ति का भ्रष्टाचार है और या फिर कोई चुनावी अपराधी टाइप का कोई अंकुश लगाने का जो प्रावधान है वो भी किसमें है, आरपीए 1951 में। चुनाव संबंधित कोई विवाद होता है उसकी निपटारे की प्रक्रिया क्या होगी वो दिया है 1951 में। तो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 और 50 में अंतर आप लोग ढंग से देख लेना। अब देखिए, अगर मेरा पॉइंट ऑफ पूछेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो अगर आप खर्चों और विकासात्मक संबंधित जो बाधाएं आती हैं उन सबको देख के तो हाँ होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए क्षेत्रीय जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन सबके सर्वसहमति से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक तरफा निर्णय लिया जाए। अगर सभी पार्टियां राजी हों तो इसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन लागू होना चाहिए। लेकिन जो इसको दिक्कतें जो चुनौतियां जो उसको काउंटर करने के लिए इसमें ये हो सकता है कि सदन में ना एक दो आदमी ऐसे प्रमुख व्यक्ति होने चाहिए राजनीतिक दल के। मान लीजिए एक आदमी का अगर बहुमत खो जाता है तो किसी दूसरे को नियुक्त किया सके, ताकि तुरंत उसका विघटन ना हो जाए कि अब उसका विघटन हो जाए और चीज़ें फिर बदल जाएगी। अभी कुछ राज्य का ठीक ठाक चल रहा है और कुछ राज्य का सरकारी गिर गई, तो इसके लिए वैकल्पिक व्यक्ति और वैकल्पिक दल का प्रावधान होना चाहिए कि अगर ये सरकार गिर जाती है तो फिर इस प्रोसेस के तहत इस दल के व्यक्ति को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बना के सरकार को 5 साल तक चलाया जाएगा। ऐसा कुछ व्यवस्था होना चाहिए। दूसरा ये कि संविधान में कुछ हद तक संशोधन करना चाहिए और प्रावधान करना चाहिए कि कोई भी विधानसभा जिसका कार्यकाल लोकसभा के 6 महीने के भीतर या बाद समाप्त हो जाता है तो उसका चुनाव लोकसभा के साथ ही हो। ठीक। तीसरा जो तरीका है थोड़ा वो रेडिकल है, हालांकि ये अलग टॉपिक है कि अभी जो हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था है, तो अगर एक साथ चुनाव कराना है तो उसको अध्यक्षीय मॉडल में बदल दिया जाए, जैसे अमेरिका वगैरह में होता है। अमेरिका में क्या होता है ना, चुनाव के समय फिक्स होते हैं, हर 4 साल पे राष्ट्रपति का चुनाव होगा और साथ ही साथ यहाँ पे कोई ये नहीं है कि हर 4 साल पे चुनाव होगा वहाँ पे, और इसी के तहत अपना राष्ट्रपति बनता है। लेकिन अध्यक्षीय प्रणाली में ये है ना कि संसदीय प्रणाली में क्या सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इसका जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है, लेकिन अध्यक्षीय प्रणाली में जो राष्ट्रपति होगा वो लोकसभा के प्रति जवाबदेह नहीं होगा। तो जब हमारी संविधान सभा में इस बात की चर्चा चली थी कि हम संसदीय प्रणाली को अपनाएं कि अध्यक्षीय प्रणाली को अपनाएं, तो कहीं ना कहीं हम ये तर्क दिया गया कि अध्यक्षीय प्रणाली थोड़ा सा स्थिर होगी, 5 साल तक सरकार गिरने की संभावना नहीं होगी और सरकार मतलब स्थायी रूप से कार्य करेगी। लेकिन इसमें जवाबदेहिता की कमी थी, ये लोकसभा के प्रति जवाबदेह नहीं होगी। जैसे अमेरिका में है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हो तो सीनेट और कांग्रेस के प्रति जवाबदेह नहीं होते, लेकिन संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति जवाबदेह होते, जो भी पूरा मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह होगा। अविश्वास प्रस्ताव के बारे में आपने सुना होगा। तो कहीं ना कहीं सरकार ने स्थिरता के बजाय जवाबदेहिता को प्रमुखता देके संसदीय व्यवस्था को अपनाया। हालांकि आपके क्या राय है इस पर अपने कमेंट जरूर दें, लेकिन जो भी सरकार निर्णय ले सर्वदल सहमति से ले और साथ ही साथ नागरिकों के बीच इच्छा जाने कि वो क्या चाहती है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए आप क्या लगता है कि वन नेशन वन चुनाव अपना जाना चाहिए या नहीं। ओके, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ शेयर भी करें और अपने सुझाव जरूर दें कमेंट में। थैंक यू।